नमस्कार साथियों, क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। और आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। और इसको मैं आरंभ करने से पहले आपको बता दूं कि यह जो चैप्टर है क्लास 10th एनसीईआरटी का, ये पीआरटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में 6 से 8 जो मैथ साइंस के ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। और साथ में जो टीजीटी साइंस जिनका है उनके लिए भी क्लास 10th एनसीईआरटी जो है वहाँ से प्रश्न कई सारे पूछे गए हैं। तो और इसके अलावा जो जीएस पार्ट सेकंड है सभी का 6 से 12 वर्ग तक का जितने भी पेपर होते हैं जीएस पार्ट सेकंड के, उसमें जो 8 प्रश्न साइंस के आते हैं वो क्लास 10th एनसीईआरटी से आते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है और आप सभी लोगों को ये क्लास जो है पूरी देखनी है समझने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में। और यहाँ पे हम जो है पहले अम्ल और क्षार के बारे में जानेंगे, अम्ल और क्षार के बारे में। और आप भी जो है ऐसे अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक्स हो तो आप साथ में जो है वहाँ पे जो है नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं मिलेगा नोट्स बनाने का। और बाकी आपको एनसीईआरटी की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी जाएगी। जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं नोट्स के साथ में वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वीडियो कंप्लीट होने के बाद अपलोड तो हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन ये फिर ये हट जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना और साथ में वीडियो देखते हुए नोट कर लेना। तो अम्ल और क्षार, एसिड और बेस, एसिड और बेस। तो जो अम्ल होता है ये खट्टा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में जो है बेस जो होता है ये कड़वा होता है, क्षार जो है वो कड़वा होता है। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लाल जब कलर लिटमस पेपर में आएगा तो वो अम्ल का प्रतीक होता है, और जब लिटमस पेपर में नीला रंग आ जाएगा तो वो क्षार का प्रतीक होगा। और इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो अम्ल और क्षार को जो है पता करने के लिए कि पदार्थ में अम्ल है कि क्षार है, तो उसको पता करने के लिए हम प्राकृतिक सूचकों का इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक सूचक। और साथ में जो है इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्राकृतिक सूचक के अलावा जो संश्लेषित सूचक का भी हम इस्तेमाल करते हैं, संश्लेषित सूचक का, जिसको सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और अगर हम इनकी बात करें तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और अगर हम प्राकृतिक जो सूचक है उनका अगर उदाहरण देखें तो आपके पास जो पहला उदाहरण हो जाता है वो हो जाता है लिटमस पेपर। तो जो लिटमस पेपर ये आपके पास पहला उदाहरण हो गया। और दूसरा हल्दी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हल्दी, टर्मरिक जो है। तो हल्दी जो है एक प्राकृतिक सूचक है एसिड बेस पता करने के लिए, अम्ल क्षार पता करने के लिए। और संश्लेषित सूचक को हम आगे देख रहे हैं। और अगर हम संश्लेषित सूचक की बात करें तो हमारे पास मिथाइल या मेथिल ऑरेंज उदाहरण है। तो मेथिल ऑरेंज आपको ध्यान रखना, और फिनाल पैथिलीन, तो फिनॉल पैथिलीन भी आपको ध्यान रखना। दो उदाहरण एक कौन से संश्लेषित हैं, यानी इनको बनाया गया सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं एसिड बेस पता करने के लिए। तो संश्लेषित आपके हो गए मेथिल ऑरेंज और फिनाल पैथिलीन। और इसके अलावा अगर बात करें प्राकृतिक सूचकों की तो हल्दी हो गया और लिटमस पेपर हो गया। आगे महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है लिटमस के बारे में, और इससे प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में ध्यान रखिए एनसीईआरटी में जितने भी इस प्रकार के ब्रैकेट्स दिए गए, जो भी आपके बॉक्सेस दिए गए, बहुत महत्वपूर्ण, वहाँ से परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आते हैं समझते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस विलयन बैगनी रंग का होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लिटमस विलयन होता है वो कैसा होता है, तो बैगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन लाइकन पौधे से निकाला जाता है। तो जो लाइकन होता है थैलोफाइटा समूह का, वहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। और इसके अलावा जो है लिटमस विलयन जब ना अम्लीय होता ना क्षारकीय तब यह बैगनी रंग का होता है। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि लिटमस जब विलयन जब ना अम्लीय होगा ना क्षारकीय तब वो कैसा रंग दिखाएगा, तो बैगनी रंग का। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हल्दी के बारे में हमने ऊपर देख लिया। हाइड्रेंजिया, प्यूटिनिया तथा जेरेनियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ भी किसी विलयन में अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं इनको, एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं, या अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं, अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो आइए देखते हैं इसको। और यहाँ पे जो है गंधीय सूचक के बारे में बताया गया। तो महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से गंधीय सूचक, तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। यानी जब वो अम्लीय माध्यम में होंगे तो कुछ अलग उनकी गंध होगी, क्षारकीय माध्यम में होंगे तब उनकी कुछ अलग गंध होगी। इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं इनको, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। और अगर हम इनके उदाहरण देखें, गंधीय सूचक के उदाहरण देखें तो, और हमारे पास जो है
3 उदाहरण यहाँ पे दिए गए एनसीईआरटी में, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से। वैनिला, प्याज और लौंग के तेल में, ये जो 3 एग्जाम्पल है, वैनिला, प्याज और लौंग का तेल, ये तीनों उदाहरण है गंधीय सूचक का। तो ये आपको ध्यान रखना है, वैनिला, प्याज और लौंग जो है ये गंधीय सूचक का उदाहरण है। आगे है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अम्ल तथा क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अम्ल और क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, तो H2 गैस रिलीज होता है इस अभिक्रिया में। आइए उदाहरण से हम समझते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, वो धातु के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और यहाँ पे आपको 2 रिएक्शंस दिए गए हैं। एक यहाँ पे जो है एसिड अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराया गया धातु का, जैसे आयरन है, और आयरन के साथ में जो है 2Fe+HCl, तो ये क्या बना है, फेरिक क्लोराइड या आयरन क्लोराइड, और साथ में जो हाइड्रोजन गैस निकला यहाँ पे। और अब यहाँ पे क्षार का देख लेते हैं। तो क्षार को जब हम धातु से रिएक्शन कराते हैं तो 2NaOH+Zn, Na2ZnO2+H2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों केस में अम्ल धातु के साथ में जब रिएक्शन करता है तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब क्षार धातु के साथ में रिएक्शन करता है तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। और फिर आपका यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया दिया गया, परीक्षा में पूछा भी गया है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया गया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, और अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, पूछा गया कि इसका नाम क्या है, तो चूने का पानी बोलते हैं, लाइम वाटर। और लाइम वाटर के अलावा इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। और ये सब आपको नोट करते जाना है, आगे कहीं मिलेगा नहीं आपको ये। और बुझा हुआ चूना को हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, तो ये आपको इंग्लिश में ध्यान रखना, स्लैग्ड लाइम। और साथ में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में जल बनाता है। और यही प्रश्न पूछा भी जाता है कि जो है वो कौन सी गैस होती है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करके जो है एक दूधिया कलर का जो है प्रोडक्ट का निर्माण करती है। तो दूधिया कलर किसका बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, श्वेत अवक्षेप होता है। तो ये आपको रिएक्शन ध्यान रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और बहुत महत्वपूर्ण है चूना पत्थर, लाइम स्टोन, जिसको लाइम स्टोन बोलते हैं, खड़िया, चाक एवं संगमरमर, जिसको मार्बल बोलते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। तो ये ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे चूना पत्थर का फार्मूला पूछा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया पूछा जाए, संगमरमर मार्बल का पूछा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसी के रूप हैं। और साथ में जो सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये आपका जो है धातु कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये अम्ल हो गया HCl, और इसके साथ में अभिक्रिया करके संगत लवण यानी कैल्शियम क्लोराइड, ये यहाँ पे साल्ट हो गया आपका। और साथ में अगर बात किया जाए तो जल हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया कैसे करते हैं। तो आपने जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में जानते होंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और अगर बात किया जाए तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जाता है, क्षारक प्लस अम्ल, लवण प्लस जल। उदाहरण देख लेते हैं। और यहाँ पे आपका जो उदाहरण दिया गया है NaOH+HCl, और ये क्या बना है, NaCl और फिर ये H2O। तो यहाँ से जो NaCl और H2O आपका बन गया, तो NaCl साल्ट हो गया और H2O जल हो गया। तो इस प्रकार जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और लवण तथा जल प्राप्त होता है हमें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। और एक प्रश्न 15 मार्च को पूछा गया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का जो रिवर्स रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रिएक्शन, यानी इसका जो विपरीत अभिक्रिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको जो है ध्यान रखिए, जलीय विश्लेषण बोलते हैं। समझाते हैं हम इसको आपको, जलीय विश्लेषण। और जलीय विश्लेषण को हिंदी में बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। तो आपने यहाँ पे रिएक्शन देखा है, NaOH+HCl क्या बना है, NaCl+H2O, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसी रिएक्शन को जस्ट पलट दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए NaCl+H2O, तो ये क्या बनेगा, NaOH और HCl, वही रिएक्शन वापस से आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे NaCl का क्या किया गया है, जल में विश्लेषण किया गया, यानी हाइड्रोलिसिस किया गया। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जब किसी पदार्थ को जो है जल के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो उसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है उसका जो उल्टा रिएक्शन होता है या उसकी उल्टी अभिक्रिया होती है या रिवर्स रिएक्शन होता है उसको हम हाइड्रोलिसिस, जलीय विश्लेषण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट तथ्य है आपको परीक्षा दृष्टि से ध्यान रखना। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं। आपको ध्यान रखना, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड जो बेसिक होते हैं,
बेसिक नेचर के होते हैं, या आप इसको याद कर लीजिए। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, यानी धात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं। और अगर हम बात करें अधात्विक ऑक्साइड यानी जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आपका जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है कुछ रिएक्शंस दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो है क्षार को जो है जल के साथ अभिक्रिया कराया गया है और जल में इसको जो है घोला गया है। तो जल में घोलने पर जो है क्या होता है, तो ये टूट जाता है किसमें, Na+ और OH आयन में। ऐसे जो है KOH है तो KOH किसमें, K+ आयन में और OH आयन में। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो Mg2+ आयन में और 2OH आयन में अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्षारक जो है जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। और साथ में अगर बात कीजिए अम्ल क्या उत्पन्न करते हैं जल में, तो अम्ल जो है H+ आयन उत्पन्न करते हैं। आपको पता होगा अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH आयन उत्पन्न करते हैं। और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना कि जो क्षारक जल में घुल सकते हैं, घुल जाते हैं, उनको क्षार बोलते हैं। क्षार मतलब अल्काली, और क्षार का मतलब होता है अल्काली, ये आपको ध्यान रखना है। ALKLKLI, तो अल्काली या क्षार बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उनको हम अल्काली बोलते हैं। आइए अल्काली के बारे में या क्षार के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है क्या है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, यानी जो सभी बेस होते हैं वो जल में वाटर में नहीं घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, हमने ऊपर भी देख लिया है और ये हमने भी जो है ऊपर भी देख लिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उनको हम क्षार बोलते हैं, अल्काली बोलते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तथा प्रकृति संक्षारक होती है, इन्हें कभी छूना चखना नहीं चाहिए क्योंकि हानिकारक होते हैं। अब आइए जो है पीएच के बारे में पढ़ते हैं। और पीएच में जो है आपने पीएच के बारे में सुना होगा कि पीएच जो है क्या होता है, मान दर्शाता है और इससे हम अम्ल और क्षार की प्रकृति का पता करते हैं। पीएच एक स्केल होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं, जो एनसीईआरटी में आपको दिया है और परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन आयन H+ आयन की जो है सांद्रता को ये बताता है और इसको पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच में पी सूचक है पुजांस का, पोटेंज इंग्लिश में बोलते हैं, तो पी फॉर पुजांस या पोटेंज, एक ये जर्मन शब्द है। और इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से अधिक, 0 किसको बोलते हैं, अधिक अम्लता यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक, से 14 यानी बहुत अधिक क्षारीय तक का जो पीएच हम ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच उतना ही कम होगा। तो आपको ध्यान रखना कि हाइड्रोनियम यहाँ पे H+ आयन की ही बात कर रहा है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना। इसको H3O+ जब लिखते हैं तो हाइड्रोनियम आयन हो जाता है, यानी जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक कब होगी, जब उसका पीएच मान कम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एक पीएच है तो जो वहाँ पे H आयन होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर मान लीजिए 5 पीएच है तो 1 के मुकाबले 5 का जो होगा उसका हाइड्रोजन आयन कम होगा, यही बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा, यानी कोई भी न्यूट्रल सोल्यूशन होगा तो उसका जो पीएच मान कितना होगा, 7 होगा, जैसे कि वाटर, जल। और यदि किसी पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है, जब 7 से कम होगा तो वो अम्लीय विलयन होगा, यानी जब 7 से कम होगा तो अम्लीय विलयन होगा। और जब 7 से 14 तक जाएगा तो वह जो है OH की सांद्रता को दर्शाएगा। तो यहाँ पे जो क्षार की शक्ति को दर्शा रहा है। और सामान्यतः पीएच सर्वाधिक सूचक अंतर्भित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको जो है ये ध्यान रखना है कि अगर 7 से कम रहेगा, अगर 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा, 7 से कम रहेगा यानी 0 से लेकर 7 के बीच में रहेगा तो क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा। और यहाँ पे H+ आयन की जो सांद्रता है यहाँ पे ज़्यादा होगी अगर हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे, और अगर हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्षारक प्रकृति बढ़ती जाएगी, बेसिक नेचर पदार्थ का बढ़ता जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, आप देख भी सकते हैं। जीएस पार्ट सेकंड में भी पूछा गया, पीआरटी में भी पूछा गया है, 6 से 8 में भी पूछा गया है, तो सब में परीक्षा में पूछा गया। अब यहाँ पे आपको याद करना है, इसमें जितने भी पीएच दिए गए सबको आपको यहाँ पे पीएच संख्या आपको याद करनी है। पहला यहाँ पे जठर रस, तो जठर रस का आपको पीएच मान ध्यान रखना कि 1.2 होता है। और जठर रस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये आप कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अगर नींबू रस की बात करें तो 2.2 होता है लेमन जूस, और शुद्ध जल का होता है 7 और रक्त का 7.4। पूछा गया था कि ब्लड प्लाज्मा का प्रश्न हमने कराया है पीआईक्यू में, तो ब्लड प्लाज्मा का जो पीएच मान क्या होता है, तो 7.4, और शुद्ध जल का 7 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है, 10 होता है, जिसको MgOH ट्वाइस बोलते हैं। और इसके अलावा बात करें
सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये लगभग 14 होता है और सबसे ज़्यादा ये बेसिक होता है। सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका लगभग 14 होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे पूछा गया था कि शरीर का जो मान होता है, शरीर का जो पीएच परास होता है वो 7 से 7.8 के बीच में होता है। बहुत महत्वपूर्ण, नोट कर लीजिएगा। फिर जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर में रह सकते हैं। और ये जो प्रश्न ये पूछा गया था, तो इसका आंसर माना गया था 6.5 से 7.5। पूछा गया था कि जीवित प्राणी किस जो है पीएच परास परिसर में जीवित रह सकते हैं, तो 6.5 से 7.5 ये आंसर था। और शरीर जो है 7 से 7.8 पीएच परास में काम करता है। और फिर यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप पॉइंट वाइज नोट कर लीजिएगा। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तब वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा कब कहते हैं, जो है जब जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, यानी 5.6 से कम हो जाए। और इसके अलावा अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का जो पीएच का मान होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसमें अम्लीय प्रकृति आ जाती है, तो इसलिए उसका पीएच मान कम हो जाएगा। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है शुक्र ग्रह के बारे में दिया है, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से शुक्र ग्रह। तो शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का जो वायुमंडल है सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना? तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह जो है सब पूरे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है, हॉटेस्ट प्लेनेट है, सबसे गर्म ग्रह है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे गर्म ग्रह है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसको जो है मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार, और इवनिंग स्टार, सांझ का तारा, यानी भोर का तारा और सांझ का तारा इसको बोलते हैं शुक्र ग्रह को। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये जो है सबसे गर्म ग्रह है। कारण क्या है कि यहाँ पे जो है 95% तक जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से जो है इसका जो वायुमंडल है बहुत ज़्यादा गर्म है, और ये सबसे गर्म ग्रह है। फिर आते हैं पाचन तंत्र का पीएच के बारे में समझते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा उदर होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। तो ये आपको पता भी होगा कि जो हमारा उदर है वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो स्टोमक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, यानी जब अपच की स्थिति होती है तो इसका मतलब होता है कि HCl ज़्यादा बन रहा है, और जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का भी अनुभव होता है। और इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से एंटी एसिड। तो आपको ध्यान रखना है, एंटी एसिड क्या होता है? क्षारक होता है, बेस होता है, यानी बहुत एसिडिक हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए हम बेसिक यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अम्लीय हो गया है पेट के अंदर, जो है स्टोमक के अंदर, तो उस वजह से हम उसको बैलेंस करने के लिए जो है क्षारक का उपयोग कर रहे हैं। उस क्षारक को क्या बोलते हैं? एंटी एसिड। और यहाँ पे जो है एंटी एसिड जो है अम्ल की अधिक मात्रा को क्या करता है? उदासीन करता है, न्यूट्रल करता है। और इसके लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। और ये दुर्बल क्षारक का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो है एंटी एसिड के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं जब ज़्यादा अम्लीय हो जाता है पेट में हमारे? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, और ये कब होने लगता है? तो जब पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है। जब 5.5 से पीएच मान कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना। और दांतों में इनेमल के बारे में आप जानते होंगे, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, पूरे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो इनेमल बोलते हैं, दंतवल्लक। और इसके अलावा जो है ये किसका बना होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एप्टाइट का बना होता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब 5.5 से कम हो जाता है पीएच का मान तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, आपको इतना ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा है। यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। और फिर डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का अगर हम मिला देते हैं, लगा देते हैं, तो उससे जो है आराम मिलता है। नेटल जो होते हैं, जो पत्ते होते हैं नेटल के, तो नेटल के डंक वाले मेथनॉइक अम्ल छोड़ जाते हैं, यानी नेटल जो पत्ते होते हैं वो मेथनॉइक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। आइए देखते हैं। तो नेटल क्या होता है? ये शाकीय पादप होता है। नेटल के बारे में पूछा गया प्रश्न परीक्षा में। तो नेटल क्या होता है? शाकीय पादप होता है, जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इनके बालों में मेथनोइक अम्ल का स्राव होता है, ध्यान रखना, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है नेटल के डंक में। और नेटल क्या होता है? ये जो है जंगलों में उपजता है, ये शाकीय पादप है। और इसके अलावा जो पारंपरिक तौर पे इसका इलाज जो है डाक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। और ये पौधे अधिकतर नेटल के आसपास ही पैदा होते हैं, यानी प्रकृति ने जो है आसपास में इसका इलाज भी रखा है। आगे बढ़ते हैं।
परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, इस टेबल को आपको रट लेना है सभी लोग को। तो सिरके में क्या पाया जाता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और सिरके को हम विनेगर बोलते हैं। तो विनेगर में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो चाहे एसिटिक अम्ल लिखा रहे चाहे इथानोइक अम्ल लिखा रहे, तो दोनों नाम एक ही हैं। तो एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड या इथानोइक अम्ल ये पाया जाता है सिरके में। आगे बढ़ते हैं तो संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें नींबू, तो नींबू भी खट्टा है, तो नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण, टार्टरिक अम्ल। फिर टमाटर बहुत महत्वपूर्ण, ऑक्जेलिक अम्ल पूछा गया है। फिर खट्टा दूध में क्या पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। ये आपको ध्यान रखना, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जो साधारण दूध होता है, जो ठीक ठाक होता है, उसमें लैक्टोज पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। और जब वो ख़राब हो जाता है, यानी खट्टा हो जाता है या दही बन जाता है, तो लैक्टिक अम्ल उसमें होता है। और चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल। और साथ में जो नेटल का डंक होता है उसमें मेथनोइक अम्ल। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मेथनोइक अम्ल का एक नाम और भी है, फॉर्मिक एसिड। जो इसका एक नाम और भी है फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल। तो आपको अगर फॉर्मिक अम्ल दिया रहे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, इथेनोइक अम्ल। इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूँ, इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से समझते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया आपसे पूछा जा सकता है। क्लोर अल्काली प्रोसेस, क्लोर अल्काली प्रोसेस क्या होता है, तो जब हम जो है NaCl यानी लवण को जो है जल के साथ में जब रिएक्शन करते हैं, तो जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो एक जो है यहाँ पे क्षार प्राप्त होता है और ये क्लोरीन प्राप्त होता है, क्षार और क्लोरीन। तो इसीलिए जो है इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो इसीलिए इसको क्लोर अल्काली प्रोसेस कहा जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो रिएक्शन होता है इसमें क्लोरीन भी उत्पन्न होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी। तो आपको ध्यान रखना, Cl2 और H2 क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। और क्लोरीन गैस जो है एनोड पर एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। तो ये भी आपको याद रखना कि जो क्लोरीन गैस होती है वो एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। और फिर जो यह क्लोरीन गैस है जो यहाँ पे उत्पन्न हुई है इस रिएक्शन के अभिक्रिया में, इसका हम उपयोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। तो आइए हम समझते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। परीक्षा दृष्टि से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है आपको ध्यान रखना है, ब्लीचिंग पाउडर जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन में क्लोरीन का निर्माण होता है, हमने पीछे रिएक्शन में देखा था ऊपर। और क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो प्रश्न पूछा गया कि कौन सी गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन में किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्लोरीन गैस। फिर आगे बढ़ते हैं और ये कैसे प्राप्त किया जाता है, ये जो विरंजक चूर्ण को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको शुष्क बुझा हुआ चूना बोलते हैं, यानी स्लैग्ड लाइम बोलते हैं इंग्लिश में, स्लैग्ड लाइम। और या इसके अलावा इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, चूना जल भी बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं और इस रिएक्शन के बाद जो हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। तो जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है यही है विरंजक चूर्ण, यही है जो है ब्लीचिंग पाउडर। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इसको जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, विरंजक चूर्ण को, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना। आइए विरंजक चूर्ण के उपयोग पर, और अगर बात किया जाए तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है, तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। और फिर रासायनिक उद्योगों में उपचायक रूप में और पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, यानी जल को प्यूरिफाई करने के लिए जो है हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। आइए बहुत महत्वपूर्ण बेकिंग सोडा के बारे में जानते हैं। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaSCO3 और हम इसका जो इस्तेमाल खस्ता पकौड़े आदि बनाने में करते हैं, लेकिन ये सब परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। और इसका नाम, रासायनिक नाम ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और NaSCO3 इसको बोलते हैं। और इसको बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं और सोडियम क्लोराइड को जो है जल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराते हैं और ये आपको बनता है NaSCO3। ये प्रक्रिया आपसे नहीं पूछी जाएगी और जो पूछा जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे आपको ये रिएक्शन ध्यान रखना है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है तो जो है यह क्या करता है, हमने पीछे पढ़ा था कि अम्ल को उदासीन कर देता है, यानी जब एंटी एसिड के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, ये अम्ल को उदासीन कर सकता है। और एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है, खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। तो 2NaSCO3 गर्म करने पर क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट
Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम गर्म करते हैं, और ये किसका उदाहरण, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया एक हिसाब से। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया हो गया यहाँ पे, या अपघटन अभिक्रिया हो गई। तो NaSCO3 का जो है यहाँ पे गर्म करने पर क्या होता है, तो Na2CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, वो हमें प्राप्त होता है। और फिर बेकिंग सोडा का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और बेकिंग पाउडर होता क्या है, तो बेकिंग पाउडर में दो चीज़ें होती हैं। बेकिंग पाउडर में दो चीज़ें होती हैं, आपको ध्यान रखना। पहला तो बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बेकिंग सोडा NaSCO3 होता है। और दूसरा क्या होता है, यह भी प्रश्न पूछा गया, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल को जो है मिला के दो है हम बेकिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है अपना है तो जो है आपको ये ध्यान रखना है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में हम इस्तेमाल करते हैं किसका, NaSCO3 का। फिर आगे बढ़ते हैं, धोने का सोडा आते हैं। तो धोने का सोडा हम किसको बोलते हैं, तो Na2CO3 10H2। ये भी प्रश्न पूछा गया है जो है BPSC TRE में। और इसमें जो है सोडियम क्लोराइड से जो इसको हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो है जो रिएक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है, हमने ऊपर देखा था। और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो हम इसको क्रिस्टलीकरण करते हैं। क्रिस्टलीकरण का मतलब है कि जो है H2O से जो हम रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे, तो Na2CO3 प्लस 10H2 ये बनता है Na2CO3 10H2। इसी को धोने का सोडा या वॉशिंग पाउडर बोलते हैं, या वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला पूछा गया था परीक्षा में। और यहाँ पे जो 10H2O होता है क्या दर्शाता है, तो Na2CO3 को आर्द्र बनाता है, यानी जितना ज़्यादा है ये 10H2O का मतलब है कि आर्द्र है, और अगर ये कम होगा तो उसका मतलब है कि कम आर्द्र है। और धोने के सोडे का उपयोग आप देख लीजिए। पहला है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलते हैं, तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को। और फिर है कि कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। तो कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं, इसलिए जलीय कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो CuSO4 × 5H2O। ये भी प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, तो आप ध्यान रख सकते हैं इसको। और इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करेंगे तो इसी प्रकार जो Na2CO3 10H2O, इसका मतलब ये हो गया कि Na2CO3 के जो है एक सूत्र इकाई में जो है जल के कितने अणु उपस्थित है, 10 अणु उपस्थित हैं इसी प्रकार। फिर आगे बढ़ते हैं, और जिप्सम के बारे में देखते हैं। जिप्सम ये इसमें क्रिस्टलन का जल होता है, इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं, तो इसलिए इसका फार्मूला क्या हो जाता है, CSO4 2H2O। आपको याद रखना है कि जिप्सम का जो फार्मूला होता है क्या होता है, तो जिप्सम का फार्मूला CSO4 × 2H2O होता है। ये पूछा गया प्रश्न परीक्षा में। प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, POP शॉर्ट में बोलते हैं। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी हेमीहाइड्रेट बना लेता है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी CaSO4 × 1/2H2O। 1/2H2O मतलब आधा हो गया, तो आधा को हेमीहाइड्रेट बोला जा रहा है या अर्धहाइड्रेट बोला जा रहा है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और इसका पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस प्रदान करता है। और यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं, आइए। आपने POP के बोरे भी देखे होंगे कि POP को लोग लाते हैं घर में, जो है मकान में जो है डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ क्या किया जाता है, तो CSO4 1/2H2 में जो जल मिलाया जाता है और उससे फिर जिप्सम का निर्माण होता है, ये ठोस होता है। और एक बार जब सूख जाता है POP तो पूरी तरीके से ठोस हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, और यह प्रश्न जो BPSC TRE प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न था कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका वहाँ प्रोडक्ट क्या होगा। तो वहाँ प्रोडक्ट दिया गया था, तो यहाँ पे pH पूछा तो आंसर 10 हो जाएगा, क्योंकि अगर नीला कर दे रहा तो इसका मतलब क्षारक है, और क्षारक है तो 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक यहीं पे है, बाकी तीनों अम्लीय हैं। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है
कि ये भी प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में, कोई विलेन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलेन में क्या होगा? तो इस विलेन में होगा HCl। आइए इस प्रश्न को समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कॉन्सेप्ट के लिए। तो यहाँ पे जो अंडा होता है, एग सेल जो होता है, वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। जो सफ़ेद कलर का जो छिलका होता है अंडे का, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। उसको हम HCl से, यहाँ पे आंसर HCl था, तो HCl से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो है क्या प्राप्त होता है? तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2। और हमने CO2 के बारे में पढ़ा है कि जब हम CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, यानी स्लैग्ड लाइम के साथ में या बुझे हुए चूने के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो यह क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? जो ये चूने के पानी को, यानी चूना का पानी कौन था? तो चूने का पानी ये था, लाइम वाटर। और इसने जो है चूने के पानी को, कैल्शियम कार्बोनेट जो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, इसने क्या किया? चूने के पानी को दूधिया कर दिया। कैसे दूधिया कर दिया? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करके। तो आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यानी 10 ml बराबर 8 ml है एक साइड, और फिर हम यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml, यानी 10 जो है 20 ml हो गया, यानी ये 2 गुना हो गया है। तो इसको उदासीन करने के लिए HCl हमें कितना लगेगा? तो इधर 10 के लिए 8 लग रहा था, तो 20 के लिए सिंपल सा प्रश्न है 16 ml हो जाएगा। तीनों प्रश्न पूछे गए थे। फिर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा एंटाएसिड। और हमने किस एंटाएसिड के बारे में पढ़ा है? तो वो था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब पेट में जो है अम्लीय प्रकृति ज़्यादा हो जाती है, अपच हो जाता है, तो उसको हम बैलेंस करने के लिए एंटाएसिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हमने pH मान के देखा था, कितना था? 10। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह प्रश्न या जो चैप्टर है, चैप्टर 2 समझ में आ गया होगा। और यह NCERT का जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़रूरी जो है आप ध्यान रखिए कि PRT के लिए तो महत्वपूर्ण है 16 प्रश्नों के लिए, और साथ में जो है अगर हम बात करें तो जो है 6 से 8 मैथ साइंस के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। और अगर 9-10 की बात करें, हम 9-10 की जो बात करें साइंस की, तो जो है इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है NCERT 10th के लेवल के आते हैं आपके। 15 से 20, 25, 30 भी हुए हैं, और कुछ इनडायरेक्ट प्रश्न भी आ जाते हैं जिनकी प्रैक्टिस आगे आपको कराई जाएगी। और 9-10 साइंस में मान के चलिए कि जो पेपर आपका होता है उसमें जो आधे प्रश्न होते हैं वो 10th लेवल के होते हैं, जिसको हम कराएंगे प्रीवियस ईयर एनालिसिस, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम अगले चैप्टर का जो NCERT के अगले चैप्टर का हम देखेंगे। और अगला चैप्टर आपका होगा मेटल और नॉन मेटल। बहुत महत्वपूर्ण है जो है मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। मेटल और नॉन मेटल देखेंगे। और आप लोग को अगर कक्षा अच्छी लगी और आप चाहते कि मैं ऐसे ही आपके लिए कक्षाएं लेके आता रहूं, तो आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर करिए, और ताकि जो आने वाले नए अभ्यर्थी हैं उनको एक अच्छा फीडबैक मिल सके। और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।